वेलकम टू माय चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज़। वैसे तो आप करते नहीं हैं बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ, मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, मैं आपको पढ़ा रही थी कार्यपालिका के बारे में। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो आज का समझ नहीं आया तो वो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो बैक में जाके देखिए। तो मैंने वहाँ पूरे वीडियो अपलोड किए हुए इससे पहले वाले, तो आपको इसके बाद वाले वीडियो समझ आ जाएंगे। तो उसमें मैं आपको बता रही थी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होता है आपका राष्ट्रपति, देन होता है आपका उपराष्ट्रपति, देन आपका होता है प्रधानमंत्री और फिर आती है आपकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, जिसमें मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो उससे रिलेटेड कुछ और अनुच्छेद जो आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, बेसिकली मंत्रिपरिषद को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये होती क्या है और उसका गठन क्यों किया जाना आवश्यक है। देखिए, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारी नाम मात्र कार्यपालिका होता है और हमारे देश का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति को माना गया है। लेकिन हम कहते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने बड़े देश की जनता की सारी समस्याओं को समाधान करना एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है? नहीं है। तो इसीलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 शायद आपको याद हो, तो मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था। आज हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मेन वन आर्टिकल्स हैं वो है बेसिकली आपका आर्टिकल 74, 75, 77 और 78। ये आर्टिकल्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से ओनली। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आपके फंसते हैं और इनको ही अगर हम अच्छे से कर लें तो हमें चूक नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 74। मैंने पिछली वीडियो में भी जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था तो मैंने आपको आर्टिकल 74 के बारे में और 75 के बारे में बताया था। लेकिन आज हम इन आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 74 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए बेसिकली एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाना आवश्यक है। ये हमारे संविधान में कहा गया है। हालांकि संविधान में कुछ ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं लिखा गया है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में, बट कुछ बातें जो बहुत छोटे समूह में या संक्षिप्त रूप में बताई गई हैं उनको हम थोड़ा अच्छे से आज पढ़ेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि समझ लें ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। देखिए, आर्टिकल 74 में बेसिकली कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसमें हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या कही गई है, इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति जो कार्य करता है उसमें सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह जरूर आवश्यक रूप से लेगा। ठीक है, यानी कि पहला तो हो गया कि सलाह देना मंत्रिपरिषद का कार्य। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो ये सलाह को, यानी कि जो बात राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा कही गई है, तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो अनुचित है या उसमें कुछ कमी है तो वो मंत्रिपरिषद को दोबारा सोचने के लिए उस पर बोल सकता है या बोल सकता है उसमें कुछ सुधार कर लीजिए। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उस सलाह को या उस कोई भी कार्य है उसको लौटाता है बार बार दोबारा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस सलाह या उस कार्य को मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारी जो कार्य करने की क्षमता है बेसिकली जो इम्पोर्टेंस प्रदान की गई है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को दी गई है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, इसमें दूसरी बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है
उस सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह इसका उल्लेख विशेष तौर पर हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपका आर्टिकल 75। इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बेसिकली इसमें नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन वो नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में स्थान दे दे। ठीक है, सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। थर्ड आता है आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कही गई है कि जो हमारे मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्यों को स्थान दिया जाना है, यह भी तय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे लोकसभा में तो बहुत सदस्य 545 सदस्य चुन के आते हैं। तो ये तय किया गया है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों को जो स्थान दिया जाएगा वो बेसिकली हमारे लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो बात कही गई है बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने योग कि 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ये लाइन दे दी जाएगी और ऑप्शन दे दी जाएंगे ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा इसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 77। इसमें कुछ विशेष बात नहीं कही गई है। इसमें यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लागू करता है या जो डील हमारे दूसरे देशों के साथ की जाती है वो बेसिकली राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बराबर बताती रहती हूँ कि जो इंटरनेशनल काम वर्क जो किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री बेसिकली राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 78। देखिए, अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो आपके लिए रटने की जरूरत नहीं होगी। आप इन आर्टिकल्स को भी बहुत आसानी से समझ के याद कर सकते हैं। जैसा कि आर्टिकल 74 है उसमें मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। तो आप उनको इंक्लूड करके या उनमें कहानी बना के जोड़कर उनको याद लंबे समय तक रख सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 77 आ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 76 में आई थिंक महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, तो उसको हटा दीजिए। आर्टिकल 77 और 78 आप इनको जोड़कर याद कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर कार्य किए जा रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एटलीस्ट इस बारे में बताए कि आपके नाम से मैंने ये कार्य किया है। तो वही आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के नाम पर जो कार्य किए जाएंगे तो प्रधानमंत्री का यह विशेष रूप से कर्तव्य होगा कि वो जो कार्य या डील जो कर रहा है वो राष्ट्रपति के नाम पर उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसमें कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उसके नाम पर किए गए कार्य राष्ट्रपति के नाम पर
कार्य को राष्ट्रपति को संसूचित करे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स। इसके बाद हम आते हैं आपकी नेक्स्ट आते हैं आपकी नियुक्ति के बारे में कि नियुक्ति जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जाती है वो बेसिकली किसके द्वारा की जाती है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उन्हें शपथ भी दिलाएगा। तो हम साथ ही साथ पढ़ लेते हैं कि नियुक्ति और जो शपथ है वो बेसिकली हमारे भारत के प्रेसिडेंट द्वारा ही किए जाएंगे, द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आते हैं हम योग्यता के बारे में। ये बहुत जानना आवश्यक है कि अब हमारे देश में इतनी सारी जनता है तो प्रत्येक व्यक्ति तो लोकसभा में स्थान ले नहीं लेगा। तो बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से वह मंत्रिपरिषद में स्थान बना पाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा योग्यता या एलिजिबिलिटी। देखिए मंत्रिपरिषद में स्थान पाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उसको लोकसभा या प्लस नहीं बोल सकते हम या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, तभी वह मंत्रिपरिषद में स्थान पाने के योग्य होगा। इसके अलावा एक और कंडीशन हमारे भारतीय संविधान में रखी गई है कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति लोकसभा में चुनाव हार जाता है तो वह राज्यसभा में तो स्थान पा ही लेगा। जैसा कि आप जानते हैं आजकल अभी हम देखने को मिला है कि एक मंत्री जो एमपी में हार गए थे उनको राज्यसभा में स्थान दे दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो वो राज्यसभा में स्थान ले लेता है, लेकिन अगर वो मंत्रिपरिषद में स्थान पा लेता है और मंत्री पद उसको मिल जाता है तो 6 महीने के भीतर उसको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन में स्थान लेना आवश्यक किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि एक्चुअल में मंत्रिपरिषद द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और इनकी क्या विशेषता है। ठीक है, और इनका क्या उत्तरदायित्व है, या बोल सकते हैं जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देख लेते हैं उत्तरदायित्व, ये बोल सकते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बेसिकली। देखिए जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें स्थान में हम बोल रहे हैं जैसे कि राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन एक बात यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य है कि ये जरूरी नहीं है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो बेसिकली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि राज्यसभा के प्रति, भले ही वो सदस्य राज्यसभा से चुनकर क्यों ना आया हो। तो बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो होगी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, ये ध्यान देना है क्योंकि जब हम यूपीएससी लेवल के एग्जाम अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्वेश्चन को इसी तरीके से घुमा दिया जाता है, तभी हम कहते हैं एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, सिर्फ 10% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या पॉसिबल नहीं होता है, बाकी 90% हमारा सिलेबस में से कवर किया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप घुमा दिया जाता है और हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में, हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर चला गया और हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर वो किसी भी सदन का सदस्य हो लेकिन उसका जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होगा वो बेसिकली होगा लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी एक रीजन है कि जो लोकसभा होती है वो बेसिकली जनता का सदन होती है, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र जो स्थापित किया गया है
यानी कि लोकसभा में जो सदस्य आएंगे वो बेसिकली जनता द्वारा चुन के उनके निर्वाचन होके वो लोकसभा में स्थान पाते हैं। इसीलिए जो मंत्रिपरिषद होगी वो बेसिकली आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य है वो व्यक्तिगत रूप से किसे उत्तरदायी है, यानी किसको सवाल जवाब करेगा। तो बेसिकली ये ध्यान देना है कि जो व्यक्ति होगा, सिंगल व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, वो बेसिकली राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि वो राष्ट्रपति को अपने जवाब प्रस्तुत करेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जब वो सामूहिक रूप से बात आएगी तो लोकसभा के प्रति, और जब व्यक्तिगत रूप से बात आएगी तो वह राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि राष्ट्रपति को अपनी सलाह मतलब अपनी जवाब देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्णता क्या है, की इम्पोर्टेंस। देखिए मंत्रिपरिषद की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो आता है कि यह बेसिकली राष्ट्रपति की सलाह के लिए नियुक्त की जाती है, गठन किया जाता है इसका। मंत्रियों की तो एक्चुअल में नियुक्ति ही होती है, पहले उनका निर्वाचन होता है फिर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है कि राष्ट्रपति की सहायता करना। इसके बाद सेकंड आता है आपका कि जो हमारे साल भर में जितने भी कार्य किए जाते हैं, यह बोला जाता है कि कौन सा कार्य कि हम जनता की जो बोलते समस्याएं होती हैं उनको जो पूर्ण किया जाता है, उनकी सॉल्यूशन किया जाता है उनका, वो बेसिकली हाथ धो हो नहीं जाता है। उन पर कितना पैसा खर्च किया जाना है, उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, इसका कार्य जो तो मंत्रिपरिषद करती है बेसिकली। तो जो बजट लाया जाता है बेसिकली वो उसकी जिम्मेदारी भी बेसिकली मंत्रिपरिषद की होती है। तो हम कह सकते हैं कि बजट पेश करना भी मंत्रिपरिषद का एक कार्य है। ठीक है, इसके बाद आता है कि किस तरीके से नीति, किस तरीके से हमें हैंडल करना है, क्योंकि इतनी सारी हमारे देश में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हम शायद सेकंड नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो इतनी बड़ी देश की जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो बेसिकली मंत्रिपरिषद द्वारा ही बनाई जाती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारी समस्याओं का निर्धारण या निवारण किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड आता है आपका नीति बनाना। और फोर्थ आता है आपका, फोर्थ है इसमें कि बेसिकली प्रधानमंत्री जो होता है उसको जो मंत्रिपरिषद, जैसे मान लीजिए मंत्रालय को बांट दिया जाता है मंत्रिपरिषद के गठन के बाद, उसके बाद हर प्रत्येक व्यक्ति अपने मंत्रालय पर ध्यान देता है, उसके कार्य को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो मंत्रिपरिषद के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वो अपने कार्यों के निर्धारण और समस्याओं के निवारण और नीति का जो खाका तैयार किया जाता है या नीतियाँ जो बनाई जाती है उनके बारे में प्रधानमंत्री को अपनी प्रस्तुति दे। तो बोल सकते हैं हम कि कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को सूचित करना। ठीक है, ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट कार्य। इसके अलावा हालांकि बहुत सारे कार्य हैं हमारी मंत्रिपरिषद के, तो सारे लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता दिए। इसके बाद आता है आपका, जैसे कि हम जान रहे थे कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को स्थान दिया जाता है या बोल सकते हैं कितने होने चाहिए, कौन कौन से मंत्री होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मंत्रिपरिषद में बेसिकली 3 तरह के मंत्री होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, सेकंड आते हैं आपके राज्य मंत्री, और थर्ड है आपके उपमंत्री। अब देखिए ये चार्ट अपन ने तैयार कर लिया है, इन्हीं के आधार पर अपन यहीं पे उसको ड्रॉ कर लेंगे।
लेंगे ताकि ये टेबल अपन को आसानी से याद हो सके। देखिए, कैबिनेट मंत्री तो बेसिकली वो होते हैं जो जिनके पास इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल रक्षा, वित्त मंत्रालय, विदेश, ठीक है, और बोल सकते हैं रक्षा, वित्त और जो लोक मंत्रालय यानी कि जो आपकी विदेश और अन्य मंत्री भी बोल सकते हैं। मुझे अभी एक याद नहीं आ रहा है एक दो। तो जो विशेष रूप से होते हैं, रक्षा तो हो गया आपका, वित्त विदेश, जो विशेष रूप से जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो होते हैं, जो जिनके हम अक्सर न्यूज़पेपर में भी रीडिंग करते हैं तो सुनने को मिल जाता है कि फला मंत्रालय इसको बांट दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम कैबिनेट मंत्री। जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो हमारे जिनको बनाया जाता है मंत्री को कैबिनेट, तो वो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। सेकंड आते हैं आपके राज्य मंत्री। अब देखिए, इसको समझना आवश्यक है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि राज्य मंत्री जो होते हैं वो राज्य से आ जाते हैं। तो आपको समझना है कि जो इसमें बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं आपके कौन, सेकंड तो होते हैं आपके स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और फर्स्ट होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री के जो हेल्पर होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक बोल सकते हैं अपन। देखिए, इसमें दो भागों में राज्य मंत्री को डिवाइड किया गया है। जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं वो तो आपको क्लियर है यहाँ तक कि जो मंत्रालय, ये कैबिनेट मंत्री यानी कि रक्षा, वित्त, ये जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं उनमें जो मंत्री हेल्प करेंगे वो तो होंगे आपके कैबिनेट मंत्री के सहायक। क्लियर है। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, जिनको कोई भी विभाग कुछ स्वतंत्र रूप से दे दिया जाता है कार्य करने के लिए, इसलिए हम उनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। इसके बाद आता है आपका उपमंत्री। ये बेसिकली प्रशासनिक कार्यों में अपना ध्यान देते हैं। ये बेसिकली बैठक में भी बहुत कम भाग, जब कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है तो उसमें इनको स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है आता। इसके बाद आते हैं, आपने दो वर्ड्स पढ़े होंगे जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आप कभी आपने पढ़ा होगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, दो वर्ड्स तो आप हम लोग पढ़ते हैं, इतना तो सभी ने पढ़ा होगा। तो क्या आप जानते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्री परिषद एंड मंत्रिमंडल, तो आप क्या कहेंगे? लगभग एक जैसा लगता है कि नहीं लगता? तो देखिए, इसमें भी हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मंत्री परिषद, मंत्री मंडल। अब देखिए, जो आपकी मंत्री परिषद होती है वो बेसिकली इसमें होते हैं आपके 60 से लेके 70 सदस्य, और जो मंत्री मंडल होते हैं उसमें बेसिकली सदस्यों की संख्या होती है आपके 15 से लेके 20 तक। यानी कि बोल सकते हैं कि एक्चुअली मंत्री परिषद में तो आपके सारे मंत्री आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड आता है इसमें कि इसमें बेसिकली सारे मंत्री इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो हमारी मंत्रिमंडल होता है उसमें बेसिकली कैबिनेट मंत्रियों को ही स्थान दिया जाता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका कि इसमें आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को स्थान दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ आता है इसमें कि मंत्रिपरिषद का जो कार्य होता है वो बेसिकली मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं, मंत्रिमंडल के जो कार्य होते हैं उनको लागू करना होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के निर्णयों को या कार्यों को लागू करती है, और जबकि जो हमारी मंत्रिमंडल होती है वो यह जांचती है कि मंत्रिपरिषद द्वारा हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को लागू किया गया है या नहीं, इसका ये कार्य होता है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? ये तो थे कुछ बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको आसान भाषा में बता दी है। इसके अलावा आपको बहुत सारे डिफरेंस मिल जाएंगे बुक्स में, तो अगर आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत में प्रेफर करती हूँ, तो आप चाहें तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आपने पढ़ा होगा किचन कैबिनेट, जो अक्सर मीडिया में हमें काफ़ी बार सुनने को मिल जाता है। बेसिकली ये प्रभाव में तब आया था जब इंदिरा गांधी का शासनकाल हुआ था, तो उसमें किचन कैबिनेट बहुत प्रभावी रूप से निर्णय किचन कैबिनेट द्वारा लिए जाते थे, और तभी से किचन कैबिनेट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है मीडिया में, और ये नाम हमें ज़्यादातर सुनने को मिल जाता है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में बेसिकली तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 15 से लेकर 20 सदस्यों को स्थान दिया जाता है, और इसमें बेसिकली कैबिनेट के जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उन्हीं को स्थान दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। सेकंड आता है इसमें कैबिनेट मंत्रियों को स्थान दिया जाता है। इसमें राज्य मंत्री उप मंत्रियों को की कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा इसको किचन कैबिनेट क्यों कहा जाता है, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, किचन कैबिनेट यानी कि बोल सकते हो किचन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो किचन कैबिनेट नाम इसलिए भी दिया गया है। क्या होता है कि किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है कि जब हमारा प्रधानमंत्री अपने कुछ करीबी मित्रों या रिश्तेदारों के साथ और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बड़े बड़े निर्णयों का निर्धारण कर लेता है, तो उसे कहा जाता है किचन कैबिनेट। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये तो थी हमारी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट वीडियो में हम विधायिका पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी, आप निराश मत होइए, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थैंक यू।